हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा सेशन जो है वो फिर से एक स्टैटिक जीके का पोर्शन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। इसके पहले के सेशंस जो 2 सेशंस हुए हैं उसमें करंट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स और दूसरा जो था वो करंट गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में हमने बात की है। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उन दोनों को भी देख लें। और उसके बाद अब तक भारत में आजादी के बाद से लेकर के अब तक 2020 में अभी हम लोग हैं, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे हम लोग। उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनसे जुड़े और भी जो तथ्य हैं जो हमें एक नागरिक और एक विद्यार्थी होने के नाते जानकारी होनी चाहिए, उन सभी बातों पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री फ्रॉम 1947 टू 2020। स्टार्ट करते हैं। आप ये सेशन जीएस सेंट्रल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे लाभ मिले और फायदा हो उनको भी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल इनका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1912 ईस्वी में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। बांकीपुर सम्मेलन जानते होंगे आप, पटना में है बांकीपुर। तो बांकीपुर सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया था 1912 में, और फिर 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने, सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मोर्चा का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा, है ना। उन्हें 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई और बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक जिला है, अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया। अपने पूर्ण जीवन में वो कुल 9 बार जेल गए। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे आईएनए के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया। आईएनए याद है आप लोगों को, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए। मार्च 1946 ईस्वी में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का विजिट किया, दौरा किया। 6 जुलाई 1946 को चौथी बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और फिर 1951 से 54 तक 3 और बार वे इस पद के लिए चुने गए। मतलब टोटल 7 बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण ही देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग आरंभ हो पाया। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बैरोस टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। याद रखने वाली चीज है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो 3 लोग संस्थापक हैं उनमें कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ बैरोस टिटो और अब्दुल गमाल नासिर। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद को सुलझाने,
कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन नेहरू की जो गलती है, नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों का में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन 1962 ईस्वी में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत भी इसी कारण हुई। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुल जो बातें हमने अभी बात की, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की और इनकी जो इनके से संबंधित जो कार्य थे उनकी बात की। अब हम आगे आते हैं और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, श्री गुलजारीलाल नंदा जी। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा के बारे में। श्री गुलजारीलाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 ईस्वी को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने लाहौर, आगरा एवं इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। श्री नंदा 1937 में बंबई विधानसभा के लिए चुने गए। 36 में इलेक्शंस हुए थे एवं 1937 से 1939 तक वे बंबई सरकार के संसदीय सचिव श्रम एवं उत्पाद शुल्क विभाग में रहे। बाद में बंबई सरकार के श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य विधानसभा में सफलतापूर्वक श्रम विवाद विधेयक पेश किया था। 1947 में उन्होंने जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन के द्वारा नियुक्त द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कमेटी पर कार्य किया एवं स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड का दौरा किया ताकि वे उन देशों में श्रम एवं आवास की स्थिति का अध्ययन कर सकें। मार्च 1950 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। यहाँ ये भी याद रखना है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष श्री गुलजारीलाल नंदा ही थे। अगले वर्ष सितंबर में वे केंद्र सरकार में योजना मंत्री बने। इसके अलावा उन्हें सिंचाई एवं बिजली विभागों का प्रभार भी दिया गया। वे 1952 के आम चुनावों में मुंबई से लोकसभा के लिए चुने गए एवं फिर से योजना, सिंचाई एवं बिजली विभाग के मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। श्री नंदा 1957 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए तथा श्रम तथा रोजगार नियोजन के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। बाद में एक बार फिर वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1962 के आम चुनाव में वे गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। उन्होंने 1962 में समाजवादी लड़ाई के लिए कांग्रेस फोरम की शुरुआत की। वे 1962 एवं 63 में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री एवं 63 से 66 तक गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। पंडित नेहरू की अकस्मात मृत्यु के बाद उन्होंने 27 मई 1964 को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ताशकंद में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी एक बार फिर से 11 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और दोनों बार वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बने रहे, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी। अब हम भारत के अगले प्रधानमंत्री और श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। 2 अक्टूबर का दिन हम लोगों को याद रहता है। 2 अक्टूबर 2 महान व्यक्तियों का जन्म दिवस है। भारत में महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ और श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर ही है। उनके पिता एक स्कूली शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, देहांत हो गया था। घर पर सभी उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील दूर नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। 1927 में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके शहर के पास ही था।
उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े मिले थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा और कुछ चाहते भी नहीं थे। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक प्रकार की क्रांति ला दी, ऊर्जा ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विह्वल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। वे 1951 में दिल्ली आए, 1951 में दिल्ली आए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अलग अलग विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री रहे, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी, परंतु एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और उनके उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान और धरोहर हैं। अब हम बात करते हैं भारत के एक और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई हैं अब तक। इनके बारे में बात कर लेते हैं। कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 के बीच का रहा है। वर्ष 1966 से 77 तक लगातार 3 पारी के लिए भारतीय गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 84 में उनके राजनीतिक हत्या तक वह भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत के प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है उनके फैसलों के कारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इकोले, नोवेले, बेक्स स्विट्जरलैंड, इकोले इंटरनेशनल जेनेवा, पूना और बंबई स्थित पीपुल्स ऑन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल विश्व भारती, शांति निकेतन, समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 ईस्वी में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण भी किया था। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया। वे 1959 से लेकर 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से यह पद एक बार और ग्रहण किया। वह 1966 से लेकर के 1964 तक सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही। इसके बाद जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रही। साथ ही साथ उन्होंने सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। श्रीमती गांधी ने 1970 से 1973 तक होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामलों का मंत्रालय का भी प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से वह योजना आयोग की अध्यक्ष रही। 14 जनवरी 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी। ये पूरा उनका टेन्योर जो है डेट बाय डेट बताया गया है कि इंदिरा गांधी किन किन पदों पर
काम कर चुकी थी। सन 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। सन 1969 में देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई थी, दो हिस्से में बंट गई थी। उसी वर्ष जुलाई 1969 में उन्होंने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया, जो उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी की समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित किया। परिणाम स्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत के बाद अलग बांग्लादेश की स्थापना हो पाई। स्माइलिंग बुद्धा के अनौपचारिक छाया नाम से 1974 में भारत ने इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में बसे गांव पोखरन में किया था। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर राष्ट्र बन चुका था। 1960 के दशक में विशेषीकृत अभिनव कृषि कार्यक्रम और सरकार प्रदत्त अतिरिक्त समर्थन लागू होने पर अंततः भारत में हमेशा से चले आ रहे खाद्यान्न की कमी को मूलतः गेहूं, चावल, कपास, दूध के संदर्भ में अतिरिक्त उत्पादन में बदल दिया गया। सरप्लस प्रोडक्शन होने लगे। देश एक खाद्य निर्यातक बन गया। उस उपलब्धि को अपने वाणिज्यिक फसल उत्पादन के विविधीकरण के साथ हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी समय दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से आई श्वेत क्रांति से खासकर बढ़ते हुए बच्चों के बीच कुपोषण से निपटने में मदद मिली। खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम जैसे कि यह कार्यक्रम जाना जाता है, 1975 के वर्षों तक श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए समर्थन की एक और मजबूत स्रोत बनी रही। इंदिरा गांधी की सरकार को उनकी 1971 के जबरदस्त जनादेश के बाद प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक संरचना इसे असंख्य विभाजन के फलस्वरूप कमजोर पड़ने से चुनाव में भाग्य के निर्धारण के लिए पूरी तरह से श्रीमती गांधी के नेतृत्व पर निर्भरशील हो गई थी। श्रीमती गांधी का सन 1971 की तैयारी में नारे का विषय था गरीबी हटाओ। यह नारा और प्रस्तावित गरीबी हटाओ कार्यक्रम का खाका जो इसके साथ आया, इंदिरा गांधी को ग्रामीण और शहरी गरीबों पर आधारित एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए तैयार किए गए थे। उस वक्त इंदिरा गांधी अपने अलग अलग रैलियों में जाकर कहती थी कि इंदिरा कहती है गरीबी हटाओ और ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ। इंदिरा पर पहले से ही सत्तावादी आचरण के आरोप लग चुके थे, ऑटोक्रेसी के। उनकी मजबूत संसदीय बहुमत का व्यवहार कर उनकी सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में कई संशोधन कर केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता संतुलन को बदल दिया था। उन्होंने 2 बार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को कानून विहीन तथा अराजक घोषित कर संविधान के धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर इन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया था। उनके सत्तावादी शक्ति के उपयोग की और नए झुकाव को देखते हुए उस समय के नेता जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नाथ सिन्हा और आचार्य जीवतराम कृपलानी जैसे नामी गिरामी व्यक्तियों और पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके तथा उनके सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रचार करते हुए भारत भर में दौरे किए, रैलियां की। राज नारायण, जो बार बार रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते और इंदिरा गांधी से हार जाते थे, के द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। इस प्रकार अदालत ने उनके विरुद्ध संसद का आसन छोड़ने तथा 6 वर्षों के लिए चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। जब गांधी ने फैसले पर अपील की, तब राजनीतिक पूंजी हासिल करने को उत्सुक विपक्षी पार्टियों और उनके समर्थकों ने उनके इस्तीफे के लिए विशाल भीड़ ने संसद भवन तथा दिल्ली में उनके निवास स्थान को घेर लिया और इसके बाद उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। तदुपरांत उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैले अव्यवस्था ने आंतरिक अव्यवस्था के मद्देनजर
26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। श्रीमती गांधी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार है और उसके बाद उनके दो सिख अंगरक्षक सतवंत और बेअंत सिंह द्वारा उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते कर दी गई थी। अब हम आते हैं भारत के एक अगले प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने का मौका इन्हें मिला था। मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली गांव, जो अब गुजरात के बुलशट जिले में स्थित है, में हुआ था। उनके पिता एक स्कूली शिक्षक थे एवं बेहद अनुशासन प्रिय भी थे। तत्कालीन बंबई प्रांत के विल्सन सिविल सेवा से 1918 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य भी किया। 1930 में भारत में जब महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आजादी के लिए संघर्ष अपने मध्य में था, श्री देसाई का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की इस लड़ाई में हिस्सा लेने का निश्चय किया। श्री देसाई को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। वे 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 ईस्वी तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे। जब पहली कांग्रेस सरकार ने 1937 में कार्यभार संभाला था तो श्री देसाई राजस्व, कृषि, वन एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी बने थे। 1952 में वे बंबई के मुख्यमंत्री बने। राज्य को पुनर्गठित करने के बाद श्री देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 से वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। 1967 में श्री देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी के लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित करने के फैसले के बाद श्री देसाई ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपातकाल घोषित होने के समय 26 जून 1975 को श्री देसाई को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था और लोकसभा चुनाव कराने के निर्णय की घोषणा से कुछ पहले 18 जनवरी 1977 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्होंने देश भर में पूरे जोर शोर से अभियान चलाया एवं छठी लोकसभा के लिए मार्च 1977 में आयोजित आम चुनाव में जनता पार्टी की जबरदस्त जो जीत मिली उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्हें चुना गया और 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जी। इन्हें कई बार चरण सिंह भी लिखा हुआ मिल जाता है अलग अलग पुस्तकों में। श्री चरण सिंह का जन्म 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। मेरठ जिले में 1923 ईस्वी में विज्ञान से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री प्राप्त की। कानून में प्रशिक्षित श्री सिंह ने गाजियाबाद से अपने कानूनी पेशे की शुरुआत की। वे 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्री चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की एवं ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में स्थापित की जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी श्री चौधरी चरण सिंह अपने वाक्पटुता एवं अपने दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने लेखपाल के पद का भी क्रिएशन किया, उसका सृजन किया।
1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना उनके कार्यकाल में की गई। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री भी बने। देश के कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला था। श्री चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने लिखने के शौकीन थे और वही करते थे। हम अब आते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री और उस समय के युवा प्रधानमंत्री, अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बारे में। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वे उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष की उम्र के थे जब उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और करीब 17 साल की तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पंडित नेहरू के बारे में बात हो रही है। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनाव की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से 401 सीटें रिकॉर्ड हासिल की। जिस इलेक्शन में राजीव गांधी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बना। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीता। 1984 से 91 के बीच राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की नींव डाली। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। देश में खुले 551 नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, प्रवेश मिलता है। जानते ही आप राजीव गांधी ही थे जो भारत में दूरसंचार क्रांति ले आए। उन्हें सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की गई। 1986 में राजीव की पहल से ही MTNL नामक कंपनी की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई। उन्होंने 1989 में संविधान के 61वें संविधान संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र को कम कर 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्होंने देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। इससे पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी। हम आते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री VP सिंह के बारे में। VP सिंह, पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। राजा बहादुर राम गोपाल सिंह के पुत्र श्री VP सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद एवं पूना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। विद्वान श्री VP सिंह इलाहाबाद के कोरांव में स्थित गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के संस्थापक भी थे। वे 1947-48 में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1957 में भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया एवं इलाहाबाद जिले के पासना गांव में सुस्थित खेत को दान में दे दिया था। VP सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। राजीव गांधी की सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने VP सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था। VP सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश करने के लिए जाने जाते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद और पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वह 1947-48 में उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष भी रहे और ये रिपीट हो गया है ये पूरा सेक्शन। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को
भारी क्षति उठानी पड़ी, उसे मात्र 197 सीटें ही प्राप्त हुई। वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली थी। भाजपा और वाम दल ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का इरादा कर दिया था, जब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वाम दलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो चुका था और वीपी सिंह स्वयं को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे। उन्हें लगता था कि राजीव गांधी और कांग्रेस की पराजय के कारण उनके कारण ही संभव हुई है। लेकिन चंद्रशेखर और देवीलाल भी प्रधानमंत्री के दौर में शरीक थे। ऐसे में यह तय किया गया कि वीपी सिंह की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होगी और चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने ही उन्होंने सिखों के जख्मों पर, घावों पर मरहम रखने के लिए स्वर्ण मंदिर की ओर दौड़ लगाई। भारत के अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। इमेज सामने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। श्री चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इब्राहिमपट्टी गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 1977 से 1988 तक वे जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। वे एक ऐसे युवा तुर्क नेता के रूप में सामने आए जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे 1969 में दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन के संस्थापक एवं संपादक भी थे। इसका संपादकीय अपने समय के विशिष्ट एवं बेहतरीन संपादकों में से एक हुआ करता था। आपातकाल के दौरान यंग इंडिया को बंद कर दिया गया था। फरवरी 1989 से इसका पुनः नियमित प्रकाशन आरंभ हो पाया। वे इसके संपादकीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। श्री चंद्रशेखर हमेशा व्यक्तिगत राजनीति के खिलाफ रहे एवं वैचारिक तथा सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का समर्थन किया। यही सोच उन्हें 1973 से 75 के अशांत एवं अव्यवस्थित दिनों के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण एवं उनके आदर्शवादी जीवन के और अधिक करीब ले आई। इस वजह से वे जल्द ही कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन गए। 25 जून 1975 को आपातकाल अनाउंस किए जाने के समय आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें भी अरेस्ट किया गया था और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के दौरान जेल में बिताए समय में उन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी थी जो बाद में मेरी जेल डायरी के नाम से प्रकाशित हुई। सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता उनके लेखन का एक प्रसिद्ध संकलन है। श्री चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट, महात्मा गांधी की जो समाधि है, तक लगभग 4260 किलोमीटर की मैराथन दूरी पैदल पद यात्रा के द्वारा तय की थी। उनके इस पद यात्रा का एकमात्र लक्ष्य था लोगों से मिलना एवं उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं को समझना। 1984 से 89 तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 1984 से 89 तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर 1962 से वे संसद के सदस्य रहे। 1989 में उन्होंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट गृह क्षेत्र बलिया और बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों से चुनाव जीते भी थे। बाद में उन्होंने महाराजगंज की सीट छोड़ दी थी। उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग 15 भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की थी ताकि वे देश के पिछड़े इलाकों में लोगों को शिक्षित करने एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए उत्साहित कर सकें। अगले भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव। श्री पी रंगा राव के पुत्र श्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील श्री राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 64 से 77 तक कानून एवं विधि मंत्री, 67 से
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री एवं 68 से 71 तक शिक्षा मंत्री रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकालने की कोशिश की। वे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी, स्पेनिश, फ्रांसीसी सहित 17 विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे। वे स्पेनिश एवं फ्रांसीसी भाषाएं बोल व लिख भी सकते थे। श्री राव सिनेमा एवं नाटकशाला में रुचि रखते थे। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणियां लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु एवं हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का मराठी से तेलुगु एवं तेलुगु से हिंदी में अनुवाद भी किया है एवं विभिन्न पत्रिकाओं में कई लेख एक उपनाम के अंदर प्रकाशित किया। उन्होंने राजनीतिक मामलों से संबंध विषयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान भी दिया है। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1974 में ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और मिस्र इत्यादि देशों की यात्राएं भी की। श्री राव विशेष गुट निरपेक्ष मिशन के भी नेता रहे, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को सुलझाने के लिए नवंबर 1983 में पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया था। श्री राव नई दिल्ली सरकार के राष्ट्रमंडल प्रमुखों एवं साइप्रस संबंधी मामलों पर हुई बैठक द्वारा गठित कार्यदल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। विदेश मंत्री के रूप में श्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका, यूएसएसआर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, तंजानिया व गुयाना जैसे देशों के साथ हुए विभिन्न संयुक्त आयोगों की ओर से भारत की ओर से अध्यक्षता भी की थी। उनकी समाधि पीवी ज्ञान भूमि के नाम से जानी जाती है। भारत के अगले और प्रखर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था। निजी जीवन में प्राप्त सफलता उनके राजनीतिक कौशल एवं भारतीय लोकतंत्र की देन है। पिछले कई दशकों में वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उदारवादी सोच एवं लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते थे। प्रधानमंत्री के रूप में अगर श्री वाजपेयी के कार्यकाल को देखा जाए तो वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीनों के लिए और तीसरी बार अपना एक पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा आरंभ किया गया। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों की एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में जब घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया, तब श्री अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध एक बार फिर से शून्य स्थिति में आ गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए श्री वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या संक्षेप में GQ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय ही हो पाया था। वाजपेयी सरकार के अन्य जो कार्य हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग इत्यादि का गठन किया गया।
राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत करके बुनियादी संरचनात्मक ढांचाओं को मजबूत करने वाले कदम उठाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आर्थिक सलाहकार समिति, व्यापार एवं उद्योग समितियां भी गठित की गईं। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया गया इनके कार्यकाल में। उड़ीसा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किए गए। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की गई और सरकारी खर्चे पर रोजा तथा इफ्तार पार्टियां भी शुरू की गई। अगले प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा साहब हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा की। देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को हॉलन सारीपीली तालुक के एक गांव में हुआ था, जो कि मैसूर के पूर्व साम्राज्य अब हसन कर्नाटक में है। और इनकी जाति थी वोकालिंगा जाति परिवार से थे ये जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। 1950 के दशक में उन्होंने एलवी पॉलिटेक्निक हसन से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अर्जित किया था। अपनी जवानी में गौड़ा ने अपने पिता को खेती के साथ मदद की। 1953 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले कुछ समय के लिए उन्होंने ठेकेदारी का काम भी किया था। एक प्रधानमंत्री के रूप में 1996 के आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी निर्णायक रूप से हार गई, लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीत पाई। जब संयुक्त मोर्चा कांग्रेस और गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों के एक समूह ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवगौड़ा ने को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने 1 जून 1996 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद जो है वो ग्रहण किया और 11 अप्रैल 1997 तक उस पद पर रहे। इसके अलावा वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। नीतिगत सत्ता के सभी घटकों की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है वह। इनकी अपनी पार्टी जो है उसका नाम है जनता दल सेक्युलर, जेडीएस। जनता दल सेक्युलर अपनी जड़ें जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित जनता पार्टी में पाती है, जो 1977 के राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक ही बैनर के तहत सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करती हैं। 1988 में छोटे विपक्षी पार्टियों के साथ जनता पार्टी के विलय पर जनता दल का गठन हुआ था। 1989 में जब उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल से भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बाद में एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल भी थे। 1996 से 97 के मतलब क्रमशः संयुक्त मोर्चा यूएफ गठबंधन सरकारों के प्रधानमंत्री बने रहे। 1999 में जब पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए से हाथ मिला लिया, तो कई गुट में विभाजित हो गई पार्टी। स्वर्गीय मधु दंडवते के सहित कई नेताओं ने देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव करने का इच्छा। जनता दल सेक्युलर गुट में हिस्सा लिया, जो इस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। जनता दल सेक्युलर की अपनी पार्टी है। अगले प्रधानमंत्री का नाम श्री इंद्र कुमार गुजराल हैं। गुजराल साहब का जन्म 21 अप्रैल 1977 को हुआ था और ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे एच.डी. देवगौड़ा के बाद। श्री गुजराल स्वर्गीय श्री अवतार नारायण गुजराल एवं स्वर्गीय पुष्पा गुजराल के पुत्र थे। उन्होंने एमए, बीकॉम, पीएचडी, डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी और उनका जन्म 4 सितंबर 1919 को झेलम में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री गुजराल 1 जून 1996 से विदेश मंत्री भी रह चुके थे और 28 जून 1996 को उन्होंने जल संसाधन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। वह वर्ष 89-90 में जल संसाधन मंत्री थे। 1976 को 1980 तक यूएसएसआर में राजदूत थे। मंत्रिमंडल स्तर मिला रहा और
1967 से 1976 तक उन्होंने निम्नलिखित सरकारी पदों पर भी कार्यभार संभाला, जैसे संचार एवं संसदीय मामलों के मंत्री रहे, सूचना प्रसारण एवं संचार मंत्री रहे, निर्माण एवं आवास मंत्री रहे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे और फिर योजना मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। यह उस समय की बात है यह उस समय प्रधानमंत्री बने जब कांग्रेस की समर्थन वापसी के डर से संयुक्त मोर्चा की सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। तब एच.डी. देवगौड़ा को 10 माह के पश्चात प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और उनके स्थान पर श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन यह भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित नहीं कर सके। 19 मार्च 1998 को कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इंद्र कुमार गुजराल लगभग 1 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब हम आते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। मनमोहन सिंह इज किंग वाली बात है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक, विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिफिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। उन्नीस में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष इत्यादि अन्य पदों पर भी कार्य किया है। डॉक्टर सिंह ने 1991 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार भी प्रधानमंत्री चुने गए। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला खदान आवंटन घोटाला काफी चर्चित रहे। और अब हम आते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। बात करते हैं उनके बारे में। श्री नरेंद्र मोदी 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी इन्होंने, जो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहले 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला है। उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। श्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। 2014 और 19 के संसदीय चुनावों में श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आखिरी बार 1984 के चुनावों में किसी भी दल ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया। सबका साथ और सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने तथा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्पीड और स्केल पर काम किया है। जनधन से
एक कदम आगे बढ़ते हुए श्री मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा, पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन आधार योजना, मोबाइल नंबर और ट्रिनिटी, जैन ट्रिनिटी के मतलब जनधन आधार और मोबाइल ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की गई है। यह योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सन 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी। यह योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई है। इसकी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। श्री मोदी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 से 19 के बीच 1.25 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए मकान के निर्माण में गति से तेजी आई है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके बाद इस जन आंदोलन का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक असर देखने को मिला। 2014 में स्वच्छता कवरेज 38% थी, जो आज बढ़कर 99% हो गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त ODF मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। श्री मोदी का मानना है कि परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए भारत सरकार हाईवे, रेलवे, आईवे और वाटरवे के रूप में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए काम कर रही है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना ने उड्डयन क्षेत्र को अधिक लोगों के लिए अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत भी की है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी, 2019 में यह 77 हो गई। 2017 में संसद के एक ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत सरकार ने जीएसटी कानून लागू किया, जिसे वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया गया। उनके कार्यकाल में भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर विशेष फोकस किया गया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस स्टैचू को एक विशेष जन आंदोलन के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के औजार और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की भावना को दर्शाता है। सन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के शुभारंभ के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। यह गठबंधन एक बेहतर ग्रह के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का अभिनव प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दुनिया भर के कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भी किया था। इस प्रकार हमने अभी देखा भारत में आजादी के बाद से लेकर के अब तक के जो प्रधानमंत्री 16 प्रधानमंत्री हो चुके हैं एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में 16वें व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में। इन सब के बारे में हमने काफी कुछ बातों की चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और देखने के बाद अपनी एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं बैठ सकता है। हालांकि संवैधानिक रूप से कोई भी बैठ सकता है, लेकिन भारत का अब तक यह संयोग रहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति ही वहां तक पहुंच पाए हैं जो योग्य हैं और सबने अपने अपने
समय में परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्र के विकास में अपना अपना योगदान दिया है। राष्ट्र विकास रूपी इस यज्ञ में सबने अपनी अपनी आहुति दी है। इसलिए किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी लोकसभा के योगदान को कम करके आंकना उनके प्रति एक तरह से अवज्ञा है, उनका एक तरह से अपमान है। प्रत्येक प्रधानमंत्री जो क्यों न एक ही वर्ष के लिए बना हो या उसने पूरे अपने कार्यकाल पूरे किए, हर व्यक्ति ने, हर सरकार ने, हर लोकसभा ने भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा कार्यकाल है जो सन 2019 में आरंभ हुआ है और अब ये 2024 में जाकर के कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, इसको शेयर करते रहें। इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि जानकारी ज़्यादा है इसलिए वीडियो ज़्यादा ये बड़ा है। इस सेशन को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।